पहला आर्टिकल है, यूक्रेनियन पुलिस हैव एक्यूज रशियन फोर्सेज ऑफ लॉन्चिंग फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स। यानी कि यूक्रेनियन पुलिस ने अभी क्या करा है, रशियन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने उनके अगेंस्ट फॉस्फोरस बम अटैक्स क्या करे हैं, लॉन्च किए हैं। आप सभी जानते होंगे बहुत दिन से रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, वो भी क्या है, पीक पर इस टाइम पे देखने को मिलेगा। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, रशिया यूजिंग नाजिस फ्लेमिंग ओनियन फॉस्फोरस बॉम्ब्स एलिज यूक्रेन ने क्या करा है, उसके अगेंस्ट फाइल दर्ज की है। न्यूज़ क्या है, वही यूक्रेनियन पुलिस ने क्या करा है, रशियन पुलिस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने फॉस्फोरस बॉम्ब अटैक्स किया है ईस्टर्न रीजन में, लोहांस्क और दोनेत्स्क में, जिसको हम दोनबास भी बोलते हैं। लोहांस्क और दोनबास आप जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले पुतिन ने क्या कर दिया था, इन दोनों को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया था और इनका फ्लैग भी लॉन्च कर दिया था। एनालिसिस क्या है, जान लेते हैं। इंटरनेशनल लॉ प्रोहिबिट करता है, यानी कि मना करता है कि वाइट फॉस्फोरस सील्स का क्या हो, यूज़ ना हो किसके अंदर, हैवी पॉपुलेटेड सिविलियन एरिया के अंदर। ओपन में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, जबकि हैवी पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ के अंदर आप इसका यूज़ नहीं कर सकते वाइट फॉस्फोरस का। वाइट फॉस्फोरस क्या है, ये कलरलेस वाइट और येलो वैक्सी सॉलिड है, ये नेचुरली नहीं मिलता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है फॉस्फेट रॉक से। ये एक हाईली कंबस्टेबल है सब्सटेंस जो रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन से एक वेरी लो टेम्परेचर पर भी। ये कैच कर सकता है फायर लो टेम्परेचर पर भी, 10 to 15 डिग्री से अबव भी और उससे नीचे भी। अब देख लेते हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इसका प्राइमरी एम है कि ये क्रिएट कर देता है एक थिक स्मोक लेयर जिसके अंदर मिलिट्री फोर्सेस का, और उसको टारगेट किया जाता है। अदर एप्लीकेशंस क्या हैं इसकी, ये इंक्लूड करता है कंपोनेंट इन फर्टिलाइज़र यानी कि खाद में, फूड एडिटिव में और क्लीनिंग कंपाउंड्स में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये क्या है, ये लिसन नहीं है, किसके अंदर ये लिसन नहीं है, OPCW के, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, जो एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो इम्प्लीमेंट करती है केमिकल्स वेपन्स के कन्वेंशन को, जो कि उसमें लिसन होते हैं या नहीं होते हैं। इसको लेकर कंसर्न क्या है, वाइट फॉस्फोरस म्यूटेंस कैन कॉज इंजरी हो सकती है इससे, 2 मेन इंजरी इससे हो सकती है, इससे जल सकता है इंसान, और वेपर इनहेलेशन आपको इसको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप पिक्चर, ये जो व्यक्ति है ये क्या है, वाइट फॉस्फोरस से पीड़ित है। अब देख लेते हैं केमिकल वेपन्स क्या होते हैं। केमिकल वेपन्स सिंपल भाषा में अगर बात करें तो केमिकल वेपन्स वो होते हैं जिनके अंदर केमिकल यूज़ होता है और जिनसे डेथ और हार्म उनसे पहुंच सकता है थ्रू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज़, जैसे म्यूनिशन डिवाइसेज एंड अदर इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन टू वेपनाइज टॉक्सिक केमिकल ऑल्सो फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ केमिकल वेपन्स के अंदर आते हैं। ग्लोबल डाटा क्या है इसको लेकर, केमिकल वेपन कन्वेक्शन हुई थी जो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी थी जिसके अंदर केमिकल वेपन्स को बैन किया गया था। अब केमिकल वेपन्स को बैन क्यों किया गया, क्योंकि गाइस इनसे क्या होती है, बहुत बुरी हालत इनसे लोगों की हो जाती है। जैसे भी हमने देखा था वाइट फॉस्फोरस से कितनी बुरी हालत हो गई थी, तो इसलिए इनको थोड़ा सा इन पर रेस्ट्रिक्शन थी कि इनको क्या करें, इनको बैन किया जाए। नेगोशिएशन फॉर द CWC बिगन इन 1980 में हुआ था ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। देख लेते हैं, मैंडेटरी है डिस्ट्रॉय करना ओल्ड अबेंडेंड केमिकल वेपन्स को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना जिस कंट्रीज़ के अंदर बन रहे हों। अब और कन्वेंशन भी है इसको लेकर जिससे क्या हो, केमिकल वेपन्स पर रोक हो। एक है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिससे क्या हो, पीपल के ह्यूमन पर हेल्थ पर क्या पड़े, फ़र्क ना पड़े, और इन्वायरमेंटल पर परसिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पोल्यूटेंट्स ना बैठें केमिकल वेपन्स की वजह से। और एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, ये एक वॉलंटरी इनफॉर्मल एक्सपोर्ट कंट्रोल अरेंजमेंट है जिसके अंदर 42 कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर EU भी आता है। ये भी किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स एज वेल एज एन रिलेटेड इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी, जिसको क्या करता है, बैन करता है, जिससे मनुष्य को क्या होता है, खतरा होता है। अब OPCW के बारे में जान लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो एस्टेब्लिश हुई थी केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 1997 के थ्रू। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसके काम के लिए, 2013 में इसको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। क्यों नवाजा गया था, क्योंकि इसने क्या करा, बहुत अच्छा अपने काम को दर्शाया है, यानी कि एलिमिनेट किया है केमिकल वेपन्स को बहुत ज़्यादा। पावर क्या है, OPCW एक ऑथोराइज्ड है जो परफॉर्म करती है इंस्पेक्शंस टू वेरीफाई दैट सिग्नेटरी स्टेट्स आर कंपाइल्ड विद द कन्वेंशन। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, बहुत छोटा सा आर्टिकल है, ये हम इंपॉर्टेंट डेज को समझते हैं। इंपॉर्टेंट डेज 18 मार्च में क्या था, 18 मार्च 2022 में तो वर्ल्ड स्लीप डे था। इसको जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 में क्या हुआ है, 18 मार्च को बनाया गया है, जबकि ये हर साल 18 मार्च को नहीं बनाया जाता। ये 3rd फ्राइडे ऑफ मार्च को बनाया जाता है, जो कि इस बार
18 मार्च पड़ रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, स्लीपिंग को एक एक्ट माना गया है कि स्लीपिंग लेने से क्या होती है, मनुष्य के बहुत सारी सेवरल हेल्थ इश्यूज़ क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। 6 to 7 आवर स्लीप क्या है, एनफ है। जबकि 10 to 11 आवर ये डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं, क्वांटिटी स्लीप रहे हैं। अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हैं तो आप 5-6 आवर्स में अपनी स्लीप को पूरा कर लेंगे, फिर आप एक्टिव हो जाएंगे। और आप क्वांटिटी में ले रहे हैं फिर भी आप क्या हो, थोड़ी देर बाद आपको सुस्ती महसूस होगी। द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस, ये डे अवेयरनेस फैलाता है अबाउट स्लीप एंड इट्स इम्पोर्टेंस। 2008 से इसको बनाया जा रहा है वर्ल्ड स्लीप डे को। मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एवर सिंस। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, सिक्किम गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, वाहिनी स्कीम्स को अनाउंस किया है। जान लेते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था, आयोन ड्रॉप आउट सिक्किम प्लान्स फ्री सैनिटरी पैड्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। क्योंकि क्या होता है गाइस, बहुत सारी गर्ल्स और बॉयज़ क्या कर देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं क्योंकि उन्हें सैनिटरी पैड्स सही से नहीं मिल पाते। न्यूज़ वही है कि सिक्किम गवर्नमेंट ने भी सेटअप किया है किसको, कैम वेंडिंग मशीन्स और डिस्पेंस सैनिटरी नैपकिन्स क्या करेंगे, स्कूल में ऑपरेट करेंगे ऑल गवर्नमेंट स्कूल में। वाहिनी स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव है कि हम प्रोवाइड कराएं फ्री सैनिटरी पैड्स सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, 210 सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल में अक्रॉस दी स्टेट। इसका एम क्या है कि हम प्रोवाइडिंग कराएं क्या 100% फ्री एंड सेफ सैनिटरी पैड्स टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल गोइंग टू गर्ल्स, जिसमें क्या हो रही हैं, गर्ल्स जा रही हैं। और क्या करें हम, जो ड्रॉप आउट है गर्ल्स का उसको बचा सकें और अवेयरनेस फैला सकें किसको लेकर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन्स को लेकर। और जान लेते हैं वाहिनी स्कीम के बारे में। ये एक टारगेट करती है बिगर ऑडियंस को, क्योंकि इसके अंदर क्या होंगे, सारे के सारे स्कूल्स के बच्चे आएंगे जो कि टारगेट होगा। इंस्टॉलेशन क्या है इसको लेकर, इसमें इंसिनरेटर्स विल ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड एट दीज स्कूल फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ पैड्स। अब जान लेते हैं इंसिनरेटर्स क्या होते हैं। ये आप गाइस देख रहे होंगे पिक्चर्स में, ये जो आपको लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रही होगी ब्लू कलर में मशीन, इसमें ये क्या है, ये इंसिनरेटर है। और ये आपको वेंडिंग मशीन दिख रही होगी, इसमें आपको सब स्केल और कैलकुलेटर, पेंसिल सब मिल जाएगी। तो गाइस जो गर्ल्स और बॉयज़ चाहता है कि उसको पेंसिल मिले यानी कि कैलकुलेटर मिले, तो वहाँ से सेफली निकाल सकता है। और सैनिटरी पैड्स नैपकिन्स को यहाँ इस गेट को खोलकर, डोर को खोलकर, जिस पर लिखा है ड्रॉप नैपकिन्स हेयर, तो इसमें क्या हो, उसको डाल सकता है। उससे क्या होगी, उससे इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड नहीं होगा। अब देख लेते हैं, ये देख सकते हैं आप वाहिनी स्कीम, इसके बारे में बताया गया है। ये इसका पर्पज़ है कि हम प्रोवाइड कराएं 100% सैनिटरी सेफ सैनिटरी पैड्स को सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिसमें गर्ल्स जा रही हैं। इससे क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है गर्ल्स की वो क्या होंगी, थोड़ी सी बेहतर देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं सिक्किम के बारे में थोड़ा सा। सिक्किम की कैपिटल आपको गंगटोक देखने को मिलेगी, इसके गवर्नर आपको गंगा प्रसाद देखने को मिलेंगे, इसके चीफ मिनिस्टर आपको प्राइम सिंह तैमंग देखने को मिलेंगे। वाहिनी स्कीम क्या है, एक बजटरी सपोर्ट है, यानी कि फाइनेंस बजट में भी इसका जिक्र हुआ था, जो कि प्रॉपर फंडिंग जिसको मिलेगी। कवरेज क्या क्या है इसका, वही ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स इसमें कवर्ड होंगे और बहुत सारी डिस्पेंसिव मशीन्स और सैनिटरी पैड्स भी लगाए जाएंगे। नीड क्या है इसकी स्कीम की, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं बच्चे क्या कर लेते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लेते हैं और सैनिटरी नैपकिन्स उन्हें नहीं मिल पाती रूरल एरियाज़ सिक्किम में, क्योंकि क्या है वहाँ का एरिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं है, डिफ़िकल्टी वहाँ पर होती है बहुत ज़्यादा सिक्किम में, क्योंकि क्या है हिमालयाज़ में आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप आउट रेट स्टूडेंट का सिक्किम में 20% क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 20% से इंक्रीज देखने को मिला है। वाहिनी स्कीम की सिग्निफिकेंस क्या है, ये ईजी एक्सेसिबिलिटीज़ है एंड अवेलेबिलिटीज़ ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स जो प्रोवाइड कराएगी। इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन आंगनवाड़ी सेंटर्स विल हेल्प रीच ए बिगर ऑडियंस ऑफ वीमेंस। मोर अवेयरनेस विल कम टू पीपल्स एंड लेस स्टिग्मेटाइजेशंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। Budgetary allocation will help in providing continuous and equality availabilities of पैड। डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड कनाडा, यानी कि इंडिया और कनाडा के बीच में क्या हो रहे हैं, डायलॉग्स हो रहे हैं, उनके बारे में आज हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि हम उनको क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में भी आया था। न्यूज़ क्या है, क्योंकि इंडिया और कनाडा की क्या है 5th मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुए हैं, किस चीज़ पर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर, दिल्ली में। Ministers underline the significance of the MDTI as the institutional mechanism for foregoing robust bilateral trade and investment ties। दोनों के बीच में जानेंगे कैसे देखने को मिले हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन बोथ कंट्रीज। देख लेते हैं मीटिंग के हाइलाइट्स क्या हैं, क्योंकि इंडिया ने क्या करा, अभी कनाडा के साथ सैपा साइन किया है। सैपा मैंने बहुत बार वीडियोज़ में पढ़ाया है। सैपा क्या होता है, एक फ्री ट्रेड है, लेकिन ये फ्री ट्रेड से बहुत ज़्यादा
बेनिफिट इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ कुछ ड्यूटीज़ और टैक्सेज हटाए जाते हैं गुड्स और सर्विस से, जबकि सैपा से सब कुछ हटा दिया जाता है, यानी कि ड्यूटीज़, बैरियर्स। तो सैपा क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो इंडिया और कनाडा के बीच में साइन हुआ है। दोनों कंट्री ने क्या करा है, बात करी है, डिसाइड करा है कि हम रिस्टार्ट करेंगे किस चीज़ को, अपने सैपा को। सैपा के बारे में जान लेते हैं। इंडिया कनाडा हैड डिरेल्ड अमंग द कोविड-19 में इंडिया कनाडा ने रिस्टार्ट किया था इंडिया के साथ सितंबर 2021 में। बायलैटरल गुड्स ट्रेड दोनों कंट्रीज के बीच में अभी तक कितना हुआ है? $6.3 बिलियन 2021 में। एंड टू साइड्स एग्री दैट ए कॉम्प्रहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट वुड हेल्प बॉस्टर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा? फ्लो करेगा। देख लेते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशंस कैसे हैं, इंडिया और कनाडा के बायलैटरल टाइज कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको स्पेंडिंग, इकोनॉमिक इंगेजमेंट, रेगुलर हाई लेवल पर इंटरेक्शन देखने को मिलेगा, प्लुरलिज्म देखने को मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ में मजबूत क्या देखने को मिलेगी? स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, पीपल टू पीपल टाइज देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर जो हमारे थे नरेंद्र मोदी जी, वो क्या हुए थे? कनाडा में विजिट करा था उन्होंने अप्रैल 2015 में, बायलैटरल रिलेशंस को, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। बायलैटरल मैग्नीज्म दोनों कंट्रीज़ के कैसे हैं? दोनों कंट्रीज़ क्या करती है, किस चीज़ पर काम कर रही हैं? मिनिस्ट्रियल लेवल स्ट्रेटेजी पर। ट्रेड एंड एनर्जी डायलॉग दोनों के बीच में चलते रहते हैं। फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस एंड अदर सेक्टर स्पेसिफिक जॉइंट वर्किंग ग्रुप JWG पर क्या कर रही है? दोनों तरफ से काम चल रहा है। इकोनॉमिक रिलेशन कैसे हैं, यानी कि हमने अभी कितना ट्रेड कनाडा से किया है। तो बायलैटरल ट्रेड इन ए गुड्स अमाउंट टू $6.73 बिलियन हमने क्या 2019-20 में ट्रेड एक्सपोर्ट किया है, इससे कनाडा से। और हमने इंपोर्ट कितना किया है? $3.88 बिलियन, यानी कि हमने क्या करा है? एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है कनाडा से, जबकि इंपोर्ट क्या करा है? हमने कम किया है। बायलैटरल ट्रेड सर्विस के मामले में क्या है? 2021 में हमने क्या करा है? 3.10 बिलियन करा है। मेजर आइटम्स जो इंडियन एक्सपोर्ट्स में इंडिया ने एक्सपोर्ट किए हैं, उसमें क्या क्या है? स्टोन्स, फार्माकोटिकल्स प्रोडक्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, प्रेशियस जेवलीज, जूस, मैकेनिकल्स एप्लीकेशंस, ऑर्गेनिक केमिकल्स, लाइट इंजीनियरिंग, रोड्स, गुड्स, आयरन एंड स्टील आर्टिकल्स हमने क्या करें? एक्सपोर्ट करें। और इंपोर्ट क्या कर रहा है कनाडा से? हमने रूट्स, ट्यूबर्स, न्यूज़ प्रिंट्स, वुड पल्प्स, एब्स्टर्स, पोटाश, आयरन, स्क्रैप्स, कॉपर, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री केमिकल हमने क्या करा है? बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करी हैं कनाडा से। अब हमारी क्या है? सर्विस बहुत अच्छी है। हमारे 3 सेक्टर आते हैं, आप सब जानते हो, एक प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेजरी। ट्रेजरी में क्या आता है? सर्विस सेक्टर। पहले में तो गुड्स आता है, तीसरे में क्या आता है? सर्विस आता है। तो सर्विस हमारी क्या है? हर देश में क्या है? बहुत अच्छी है। सर्विस का मतलब जो हमारे लोग हैं वो क्या करते हैं? बाहर जाके काम करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? इंडिया में पैसा भेजते हैं, जिसकी वजह से क्या है? GDP में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलता है। तो हमारी सर्विस क्या है? हर कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा क्या है? डायस्पोरा हर कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ के पीपल आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलेंगे। तो कनाडा में भी क्या है? इंडिया के पीपल बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन साइंस एंड टेक में देख लेते हैं। दोनों इंडो कैनेडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन करते हैं। अपने प्राइमरली फोकस करते हैं किस चीज़ पर? रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, IP पर, प्रोसेसेस, प्रोटोटाइप्स और प्रोडक्ट्स पर क्या करते हैं? दोनों फोकस कर रहे हैं। कनाडा एक पार्टनर देखने को मिलेगा आपको। टेक्नोलॉजी समिट 2017 जो हुई थी, उसमें कनाडा एक पार्टनर कंट्री था। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर ICI इम्पैक्ट्स प्रोग्राम में भी इम्प्लीमेंट किया है दोनों ने। हेल्थ केयर में, एग्री, बायोटेक्स एंड वेस्ट मैनेजमेंट में भी दोनों क्या करते हैं? कोऑपरेशन अच्छा है दोनों कंट्रीज़ का। स्पेस के मामले में देख लेते हैं, इंडिया और कनाडा क्या कर रहे हैं? सक्सेसफुल कोऑपरेटिव कर रहे हैं दोनों कमर्शियल रिलेशन इन द फील्ड ऑफ स्पेस 1990 से। किस चीज़ में? जैसे हम बहुत सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, स्पेस मिशन बहुत सारे चलाते हैं। तो क्या करते हैं? दोनों के ग्राउंड में क्या है? दोनों के ग्राउंड में दोनों क्या करती हैं? दोनों कंट्रीज आपस में सपोर्ट करती हैं। इसरो और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, आपको हमारे यहाँ इसरो है जैसे, और कनाडा में कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA है। दोनों ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस इन अक्टूबर 1996 एंड मार्च 2003 में। जैसे यहाँ पर आपको इसरो देखने को मिलेगी। ऐसी क्या है? कनाडा में एक अंतरिक्ष है जो लॉन्च की थी, जिसने बहुत सारी नैनो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है कनाडा की तरफ से। इसरो की जब 100th सैटेलाइट PSLV ने लॉन्च की थी 12 जनवरी 2018 में, जब भी क्या करी थी? कनाडा ने फर्स्ट लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को लॉन्च किया था इंडियन स्पेस एयरक्राफ्ट से, इंडियन स्पेस पोर्ट से, जो श्रीहरिकोटा आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब इंडिया और कनाडा के रिलेशन एजुकेशन के मामले में देख लेते हैं। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या इंडिया के कनाडा में देखने को मिलेंगे जो पढ़ने के लिए जाते हैं। रिसेंटली इंडिया ने क्या कराया? फॉरेन स्टूडेंट्स स्टडिंग में कनाडा में इंडिया ने टॉप कराया, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग कनाडा में इंडिया के देखने को मिलेंगे। और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में साइन कर रखा है इंडिया और कनाडा ने। हायर एजुकेशन
2010 जो साइन किया था कनाडा के साथ, जिसमें क्या करा था फरवरी 2018 में उसको रिन्यू किया गया था। सिक्योरिटी और डिफेंस के मामले में देख लेते हैं, इंडिया और कनाडा कोलैबोरेट करते हैं इंटरनेशनल फोरा में, पार्टिकुलरली यूएन में, दोनों में क्या है, दोनों का पार्टिसिपेशन है। G20 में आपको दोनों देखने को मिलेंगे, G7 में भी आपको दोनों देखने को मिलेंगे। G7 में जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, आपको ये सब देखने को मिलेंगे। देख लेते हैं G7 को याद करने की ट्रिक क्या है। तो इसकी ट्रिक सिंपल है, जूस G7, जूस GF, तो जूस से क्या हो जाएगा, जूस से आपको जापान देखने को मिलेगा, और यू से यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब आपको देखने को मिलेगा। और G8 में हम अगर रशिया को जोड़ दें तो उससे क्या होगा, अब वो G8 कंट्रीज बन जाएंगी। लेकिन रशिया को कर दिया गया है G8 से हटा दिया गया है, क्योंकि 2014 में आप जानते होंगे उसने क्रीमिया को हत्या लिया था, इस वजह से इसको क्या कर दिया गया है, इससे हटा दिया गया है। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन आपको रशिया, कनाडा और इंडियन लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं इंडिया और कनाडा के रिलेशन कैसे हैं कल्चरल एक्सचेंज में। तो कनाडा एक कंट्री है जो कि फोकस करती है 48th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया का भी गोवा में जो हुआ था वो भी कनाडा में बनाया गया था नवंबर 2017 में। आपको इंडियन लोग बहुत सारे क्या होंगे, फिल्म सिटी में इंडियन के लोग भी आपको कनेडियन देखने को मिलेंगे। इंडियन के कनाडा के पार्लियामेंट में क्या होती है, दिवाली भी सेलिब्रेट होती है। लास्ट 18 ईयर से दिवाली वहाँ पर भी सेलिब्रेट हो रही है। अब कोविड-19 पेंडेमिक में देख लेते हैं दोनों का कोऑपरेशन कैसा रहा है। तो हमने क्या करा है, ये भी इस फाइट्स में भी क्या है, दोनों के रिलेशन अच्छे रहे हैं, यानी कि रेप्ट्रेशंस फाइट्स स्पेशल चार्टर फ्लाइट्स वर ऑपरेटेड बाय द कैनेडियन हाई कमीशन एंड फैसिलिटेटेड बाय द इंडियन टू एवैक्यूएट स्टैंडर्ड कैनेडियन नेशनल फ्रॉम इंडिया, यानी कि बहुत सारी वैक्सीन हमने क्या करी थी, कनाडा में भेजी थी। सप्लाई ऑफ मेडिसिन, हमने बहुत सारी मेडिसिन भी जब कोविड-19 के दौरान हमने क्या करी थी, कनाडा में भेजी थी, जिसमें सबसे पहले आता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे। ये हमने एक्सपोर्ट किया था। टोटल ऑफ 12.34 करोड़ पैरासीटामोल टैबलेट्स, 5 करोड़ हाइड्रोक्सीक्लोरिन टैबलेट्स एंड 3510 kg ऑफ हमने हाइड्रोक्लोरिन सल्फेट यानी कि USP IPI को कनाडा में भेजा था। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये छोटा सा आर्टिकल है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज है, यानी कि इंपॉर्टेंट डेज मतलब कि 14 मार्च को कौन सा डेज मनाया गया था। 14 मार्च 2022 को पाई डे मनाया गया था। पाई डे क्या होता है, पाई तो आप सब जानते होंगे, मैथ्स में हमने पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू हम याद रखते हैं कि 22/7 होती है और 3.14 होती है। अब इसके बारे में थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। पाई डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल 14 मार्च को। ये डे एक कॉमेमोरेट्स ए वेरी स्पेशल नंबर है, आप जानते होंगे पाई एक वेरी स्पेशल नंबर है जो सेलिब्रेट किया जाता है। बर्थडे ऑफ ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की याद में उसको सेलिब्रेट किया जाता है। पाई एक क्या है, पाई एक कांस्टेंट नंबर है जो कि कितना भी बड़ा सर्कल हो उसका क्या होता है, पाई उसका सेम होता है 3.14। दैट इज फॉर एनी साइज ऑफ सर्कल द वैल्यू ऑफ पाई विल बी द सेम। ए पाई इज ए कांस्टेंट नंबर है जिसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है और 22.7 होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर पाई से। तो नेक्स्ट आर्टिकल है, अभी क्या हुआ है, कुडुकुलम ग्राम पंचायत ने क्या करा है, अवे फ्रॉम रिएक्टर से क्या करा है, मैंने करा है कि आप क्या करो, अवे फ्रॉम रिएक्टर मत बनाओ। तो समझते हैं इस चीज़ को। अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ अवे फ्रॉम रिएक्टर, यानी कि अभी क्या हुआ है, कुडुकुलम ग्राम पंचायत ने जो वहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसने क्या करा है, हम क्या बना रहे हैं अभी, अवे फ्रॉम रिएक्टर बना रहे हैं। तो कुडुकुलम ग्राम पंचायत ने उसका विरोध किया है, उसको लेकर कहा है कि आप क्या करो, अवे फ्रॉम रिएक्टर मत बनाओो। अब देख लेते हैं इससे क्या क्या परेशानी हुई है, इन्होंने क्यों मना करा है। तो द हिंदू में भी आया था, कुडुकुलम विलेज पंचायत अडोप्ट रिजोल्यूशन, उन्होंने AFR की फैसिलिटी के एजेंट्स क्या लिया है, रिजोल्यूशन उठाया। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कुडुकुलम विलेज पंचायत ने पास किया है एक रिजोल्यूशन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अवे फ्रॉम रिएक्टर फैसिलिटी एट द कुडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट साइट फॉर स्टोरिंग न्यूक्लियर वेस्ट। क्योंकि वो गैस क्या कर रहे थे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो उसका वेस्ट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा उससे दूर रखा जाता है। तो अवे फ्रॉम रिएक्टर वही है कि रिएक्टर से थोड़ा सा वेस्ट उसका दूर रखना। तो कुडुकुलम विलेज की पंचायत ये कह रही है कि उससे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा वो न्यूक्लियर वेस्ट में रखा जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेडिएशन निकलेंगी, जिसकी वजह से क्या होगी, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए क्या करा है कुडुकुलम विलेज पंचायत ने, इसके लिए क्या करा है, एक रेजोल्यूशन को अगेंस्ट AFR के अगेंस्ट उठाया। द विलेज पंचायत इज ऑफ द व्यू दैट द AFR साइट वुड लेट टू रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होगा, उससे स्पॉइल होगा वहाँ का ग्राउंड वाटर जो कि ड्रिंकिंग वाटर और एग्रीगेशन के लिए यूज़ होता है। इसलिए क्या करा है, इसके अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लाए। अब देख सकते हैं ये आपको इंडिया महान भारत देखने को मिलेगा। साउथ में आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। तमिलनाडु को अगर जूम करके हम देखें तो आपको सबसे नीचे क्या, कुडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देखने को मिलेगा। अब AFR साइट क्या होती है,
जैसे मैंने बताया कि स्टोरेज करने के लिए, यानी कि स्पेंट जो फ्यूल बच जाता है, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो बहुत गर्म, यानी कि बहुत, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर भी क्या होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बहुत गर्म होते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम उनको कोस्टल एरियाज पर लगाते हैं, जिसकी वजह से वो भी जो उनका वेस्ट बचे उसको हम क्या करें, नदी के पानी में रख सकें, तो उससे क्या होती है, उन्हें एक स्पेस मिल जाती है। तो स्पेंट फ्यूल वो फ्यूल होता है जो बचा हुआ फ्यूल होता है, यानी कि जो काम में आए हुए फ्यूल से बचा हुआ फ्यूल होता है, उसको स्पेंट फ्यूल बोलते हैं। उसको हम अवे फ्रॉम रिएक्टर की साइड में रखते हैं। तो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है टू फोल्ड की तरह, तो ये आपको टू फोल्ड की तरह देखने को मिलेगा। उसमें हम स्पॉन्ज फ्यूल रखेंगे, यानी कि एक पोल सा बना देंगे हम, यानी कि एक पूल सा बना देंगे जिसमें हम स्पेंट फ्यूल रखेंगे जो कि वेस्ट फ्यूल है, जिससे लेकिन बहुत सारे रेडियो एक्टिव गैसेज पॉल्यूशन निकलेगा, जो इसलिए क्या कर रहे हैं, विलेज पंचायत ने इसके लिए एक रिजोल्यूशन उठाया है। वन फैसिलिटी इज लोकेटेड विद इन द रिएक्टर, लेकिन हम दो तरीके से इसको स्टोर कर सकते हैं। एक तो रिएक्टर में ही जगह होती है, उसमें एक पूल सा बनाए, उसमें क्या करें, इसको रिएक्टर को जो यहाँ का स्पेंट फ्यूल है उसको स्टोरेज कर सके। और दूसरा अवे फ्रॉम रिएक्टर, तो अनदर इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द रिएक्टर, वही है। एफर साइट लिमिटेड कैपेसिटी होती है इनमें। इमीडिएट स्टोरेज ऑफ द स्पेंट फ्यूल रिमूव फ्रॉम द रिएक्टर ड्यूरिंग द रिफिलिंग, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये बहुत गर्म होता है, कम से कम इसको सालों लग जाते हैं ठंडे होने में, इसलिए इसको क्या रखा है, दूर रखा जाता है, जिससे क्या हो, परेशानी ना हो। इमीडिएट, लेकिन इसको क्या करता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल यूज़ हुआ और जो बचा हुआ फ्यूल है उसको इमीडिएट, यानी कि तुरंत क्या कर दिया जाता है, स्पेंट फ्यूल में रख दिया जाता है, एफआर साइड में रख दिया जाता है। द फ्यूल रिमेन्स इन द पूल इनिशियली फॉर अ फ्यू ईयर्स फॉर इट टू बी कूल्ड सफिशिएंटली बिफोर इट इज ए शिफ्टेड टू ए फैसिलिटी, यानी कि जो अगर इसे फैसिलिटीज़ में उतारना है तो इसको सबसे पहले बहुत साल लगेंगे कूल करने के लिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है इस चीज़ को लेकर, गवर्नमेंट ने क्या है कि एफआर को बनने दिया जाए। फैसिलिटी ऑफ एट कोडुकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर 1 and 2 is for storage for of spent fuel only and not for storage of nuclear waste as pursued by few, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको बने दिया जाए, इसमें क्या होंगे, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव आपको देखने को नहीं मिलेंगी। द डिज़ाइन एंश्योर दैट देयर वुड नॉट बी एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ फैसिलिटी, डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फैसिलिटीज़ पर। द पर्सनल, द पब्लिक एंड द इन्वायरमेंट, द रेडिएशन डोज ऑन एन अकाउंट ऑफ एन एफआईआर टू पब्लिक वुड बी नेग्लिजिबल, गवर्नमेंट ने कहा है कि इससे जो रेडियो एक्टिव गैसेज निकलती हैं वो क्या होंगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगी, उसमें कोई भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इन्वायरमेंट को। कंपेयर टू द एक्सपोजर फ्रॉम द नेचुरल रेडिएशन बैकग्राउंड सोर्सेज लाइक सन, जैसे सोइल और सन से रेडिएशन निकलती हैं, इसकी भी रेडिएशन क्या होगी, थोड़ी ही मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी। अब रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक स्पॉन्टेनियस इमिशन है पार्टिकल्स का, वेव्स का, अनस्टेबल न्यूक्लियर सम एलिमेंट से जो निकलती है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, जो कि सबसे पहला होता है अल्फ़ा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होता है जिसको हम हीलियम एटम भी बोलते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और गामा रेज क्या होती है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नेचुरली फाउंड होते हैं अर्थ क्रस्ट में, यूरेनियम, थोरियम, एक्टीनियम और 3 नॉन नेचुरल ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मेटल आपको ये देखने को मिलेंगे। इसकी एसआई यूनिट आपको बैक्यूरल देखने को मिलेगी और क्यूरी में इसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इससे कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अगर हम 1 इंच के टोल में क्या करें, यूरेनियम में आग लगाएं, एक पैलेट में यूरेनियम में आग लगाएं, तो इतनी ही एनर्जी उससे क्या होगी, अमिट होगी, जितनी 17,000 क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस से होती है, जितनी 149 गैलन ऑफ ऑयल से होती है, जितनी 1 टन ऑफ कोयल से जलाएं। मतलब इसका कि अगर हम 1000 किलो कोयल जलाएंगे तो जितनी एनर्जी उससे प्रोड्यूस होगी, इतने 1 इंच के फ्यूल पैलेट से एनर्जी क्या होगी, इमिशन होगी। तो इसका बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, यूरेनियम से आपको देखने को मिलती है। अब थोरियम और यूरेनियम के बारे में जान लेते हैं। थोरियम का आपको एटॉमिक नंबर 90 देखने को मिलेगा और यूरेनियम का 92 देखने को मिलेगा। थोरियम का सिंबल आपको TH देखने को मिलेगा और यूरेनियम का U देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी PYQ 2012 में आया था। टू मेट्स इट्स रैपिडली ग्रोइंग एनर्जी डिमांड, सम ओपिनियन दैट इंडिया शुड परस्यू research and development on thorium as the future fuel of nuclear energy. In this context, what advantage does thorium hold our theorem? यानी कि पूछा है कि थोरियम के एडवांटेज क्या हैं यूरेनियम को लेकर। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, थोरियम एक बहुत ज़्यादा एबेडेंट है नेचर में, ये देन यूरेनियम से, ये सही बात है कि थोरियम बहुत ज़्यादा मिलता है नेचर में। ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट मास ऑफ माइंड मिनरल, थोरियम कैन जनरेट मोर एनर्जी, यानी कि थोरियम बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकता है यूरेनियम से भी ज़्यादा। थोरियम प्रोड्यूस कर सकता है लेस हार्मफुल वेस्ट कंपेयर टू यूरेनियम। तो इसका आंसर आपको डी देखने को मिलेगा, 1 2 3।
अब रेडियो एक्टिविटी के सोर्सेज क्या हैं ये भी जान लेते हैं। नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हमें एक्वेटिक सिस्टम में मिलती है, जैसे कि नॉर्म सीरीज जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही हैं, उसमें क्या करती है हमें बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव देखने को मिलती है। दूसरा सोर्स क्या है इसको लेकर, तो दूसरा सोर्स है मैग्मा। मैग्मा जब कूल डाउन हो जाता है तो उससे भी क्या मिलती है हमें रेडियो एक्टिविटी मिलती है। मैग्मा भी बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी रिलीज करता है। मेड सोर्स क्या है रेडियो एक्टिविटी को लेकर, सबसे पहला है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी छोड़ते हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स प्लेस एट इन कोस्टल रीजन, जैसे मैंने बताया था न्यूक्लियर पावर प्लांट हमेशा कोस्टल रीजन पे होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या करा जा सकता है, जल्द से जल्द कूलेंट बना दिया जा सके। देख सकते हैं आप ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट बने होते हैं नदी के किनारे। और फिर हम क्या करते हैं कि उनमें जो वो उनका स्पेंट फ्यूल है वो नदी में ही छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ पे आपको बर्बाद देखने को मिलेगी, यानी कि उनमें भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो भी मर जाते हैं। मैनमेड क्या थे, डंपिंग ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, एक्सरेज, MRIs और अदर मेडिकल इक्विपमेंट में भी क्या होता है रेडियो एक्टिविटी यूज़ होती है, जिसमें भी आपको रेडियो एक्टिविटी वेस्ट देखने को मिलेगा। माइनिंग जब करते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, तो यूरेनियम, थोरियम ये सब पॉल्यूट करते हैं सरफेस को और ग्राउंड वाटर को। न्यूक्लियर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर, फुकुशिमा आपको जापान में देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से। रोकी फ्लैट्स प्लांट, कोलोरेडा, फुकुशिमाज एंड चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर जैसे मैंने बताया बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी के नुकसान आपको ऐसे कुछ भयानक नुकसान देखने को मिलेंगे, ऐसे पैचेस से आ जाते हैं, ये बहुत भयानक आपको देखने को मिलेंगे। अब हेल्थ पर कैसे इफेक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि हेल्थ पर क्या इफेक्ट डालता है, रेडिएशन सिंड्रोम क्या क्या है, फूड स्टफ हो जाता है, हेल्थ रिस्क आपको देखने को मिलेगी रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने की वजह से। हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन कैन कोज एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम और थर्मल रेडिएशन इंजरी, आपको ये सब देखने को मिल जाएंगे। डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन फिजियोलॉजिकल क्या क्या हो सकता है इसकी वजह से, वेरियस डिसऑर्डर्स हो सकते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, इंक्लूडिंग कैंसर हो सकता है, ल्यूकीमिया, जेनेटिक्स म्यूटेशंस, कैटरेक्ट ETC आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। अब एक लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो UPSC PYQ 2009 में आया था। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्वर्स ऑफ यूरेनियम, का आपको कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व्स देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये है 2009 का। अब 2022 में 21-22 में आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा यूरेनियम रिजर्व्स देखने को मिलेगा। नियोन शॉर्टेज क्राइसिस, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, नियोन के शॉर्टेज देखने को मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते होंगे रशिया और यूक्रेन का क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। रशिया ने यूक्रेन में क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन जो है, यूक्रेन क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है नियोन की, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया में इंपोर्ट नहीं पा रहा है नियोन, जिसकी वजह से नियोन की शॉर्टेज क्राइसिस आपको देखने को मिल रही है। अब नियोन की शॉर्टेज क्राइसिस हो रही है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सेमीकंडक्टर की चिप हैं वो क्या हो रही है, सही से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये आर्टिकल क्या है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, ये इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था। यूक्रेन हॉल्स ऑफ वर्ल्ड्स नियोन आउटपुट फॉर चिप्स क्लाउडिंग आउटलुक। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूक्रेन की 2 लीडिंग कंपनीज जो हैं, जो सप्लायर से नियोन के, उन्होंने क्या कर दिया है, सप्लाई क्या कर दिया है, नियोन की हाफ कर दी है इंडिया के लिए। फॉर मेकिंग चिप्स हैव होल्टेड देयर ऑपरेशन ड्यू टू द रशियन अटैक, क्योंकि रशिया का अटैक हो गया जैसे मैंने बताया। अब देख लेते हैं यूक्रेन और नियोन में क्या है रिलेशन क्या है। सम 45 to 54% वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर ग्रेंड करता है चिप को, यानी कि नियोन की जो चिप बनती है, नियोन से तो सेमीकंडक्टर चिप बनती है वो 45 से 54% बनती हैं, लेकिन ये क्या है, ये क्रिटिकल है फॉर द लेसर यूज टू मेक चिप्स कम्स फ्रॉम द 2 यूरोपियन कंपनीज, यानी कि जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी यूरोप की, यूक्रेन की, वो क्या हुई है, उनकी वजह से उनकी सप्लायर ने उन्होंने मना कर दिया, जिसकी वजह से ये क्या बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। ग्लोबल नियोन कंजप्शन फॉर चिप्स प्रोडक्शन रीज अबाउट 540 मेट्रिक टन्स लास्ट ईयर, क्या थी, इतनी कंजप्शन थी नियोन की। आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है नियोन। बिफोर द इन्वेशंस इंगेज यूक्रेनियन कंपनीज प्रोड्यूस 15,000 to 20,000 cubic meters of neon पर मंथ फॉर कस्टमर्स इन ताइवान, कोरिया, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड जर्मनी में क्या करती थी, सप्लाई करती थी बिफोर इन्वेजन ऑफ रशिया। नियोन का प्राइसेस क्या हो गया है, 600% से अप देखने को मिला है, क्योंकि क्या है मार्केट से नियोन क्या हो गया है, गायब होसा हो गया है। इन द रन अप टू इन रशियंस 2014 एनेक्शंस ऑफ द क्रीमिया, अब 2014 में चलते हैं। ये देख सकते हैं आप, रशिया आपको राइट में देखने को मिलेगा, यूक्रेन आपको देखने को मिलेगा सेंटर में, और उसके नीचे आपको क्रीमिया देखने को मिलेगा। पहले क्या था, यूक्रेन का पार्ट ही था, यूक्रेन का पार्ट ही क्रीमिया था, तो 2014 में क्या करा, रशिया ने इस पर एनेक्ट कर लिया, जिसके बाद क्या हो गया, ये भी रशिया का पार्ट हो गया।
और अभी रिसेंटली क्या करा है, रशिया ने 2 इंडिपेंडेंस नेशंस घोषित कर दिए हैं, लुहांस और दोनेत्स्क को, जिनको हम दोनबास भी बोलते हैं। देख सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यून के बारे में जान लेते हैं। न्यून क्या है, क्योंकि हम अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी जान लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। न्यून क्या है, न्यून की डिस्कवरी 2 ब्रिटिश केमिस्ट ने की थी 1898 में, जिनमें एक का नाम था सर विलियम रैमसे और दूसरे का नाम था मॉरिस ट्रेवल्स। लंदन में इसकी डिस्कवरी हुई थी। न्यून का केमिकल एलिमेंट विद द सिंबल Ni है। इसका एटॉमिक नंबर आपको 10 देखने को मिलेगा। एक नोबल गैस है। न्यून एक कलरलेस ऑर्डरलेस इनर्ट मोनो एटॉमिक गैस है, यानी कि इसमें एक एटम है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन विद अबाउट 2/3 द डेंसिटी ऑफ एयर। न्यून गैस ओकर्स इन माइन्यूट क्वांटिटीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर में आपको ये बहुत कम देखने को मिलेगा। एंड इट इज ट्रैप्ड विद इन द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। न्यून वाज द सेकंड ऑफ दिस 3 रेयर गैसेज, यानी कि जो 3 रेयर गैसेज है उनमें न्यून भी एक आता है। न्यून गिव्स एन डिस्टिंक्ट रेडिश ऑरेंज ग्लो, यानी कि न्यून क्या करता है, जलने के बाद कुछ ऐसा रेडिश ग्रोन सा देता है। व्हेन यूज इन लो वोल्टेज न्यून ग्लो लैम्प्स में जब इसको यूज़ किया जाता है। अब देख सकते हैं आप, ये हमने 10th क्लास में और 12th में क्लास में पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। तो उसमें क्या जो 18 ग्रुप है, यानी कि 18 जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा उनके हम नोबल गैस बोलते हैं, जिसमें आपको न्यून सेकंड नंबर पर देखने को मिलेगा। अब न्यून की क्राइसिस आए तो उसकी वजह से क्या हुई, सेमीकंडक्टर की चिप बननी क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। तो सेमीकंडक्टर आपको वो मटेरियल देखने को मिलेंगे जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब क्या बोल दिया, अब इसको समझते हैं। आप इस टेबल से इसको समझ सकते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनमें क्या हो ईजिली करंट फ्लो हो जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, हम कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कूपर हो गए, सारे मेटल्स जो होते हैं वो सब क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। एल्यूमिनियम हो गए। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें ईजी क्या होता है, करंट फ्लो नहीं हो पाता, तो उनको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन जिनमें से करंट सेमीकंडक्टर में जिनमें से क्या हो, करंट ईजिली फ्लो हो जाए और उस करंट को हम कंट्रोल भी कर सके, उसको ही क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन कंडक्टर्स में से हम क्या कर सकते हैं, हम कंडक्टर में से करंट फ्लो को रोक नहीं सकते, यानी कि अपने आप इंडिजीनियस कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि सेमीकंडक्टर में ऐसा हो सकता है। इसलिए क्या है, एक सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। कुछ टाइप देख लेते हैं सेमीकंडक्टर के डिवाइसेस के। आपको एक डायोड और ट्रायोड ये टाइप सेमीकंडक्टर के देखने को मिलेंगे। जो सेमीकंडक्टर बनता है, जो सेमीकंडक्टर की चिप बनती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होता है, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर आपको 14 देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, इंसुलेटर के हैंड, ये पेपर में से क्या होता है, करंट पास नहीं होता। सेमीकंडक्टर में ये देख सकते हैं आप, ये इसकी चिप्स बनाई जाती हैं। और कंडक्टर, ये जो कॉपर एल्यूमिनियम होते हैं, यानी कि मेटल्स जो होते हैं सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर की डिमांड, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, ये होल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या कर सकते हैं, हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक ऐसे मटेरियल हैं जिनको क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और जिस मटेरियल में करंट कंट्रोल हो गया तो वो क्या होगा, वो एक अलग ही मटेरियल देखने को मिलेगा। और ये एक यूनिट डायरेक्शनल करंट सिंगल साइड से क्या होता है, इनमें करंट देखने को मिलेगा। अब कंडक्टर में क्या कर सकते हैं आप, जैसे कॉपर वायर में आपने एक तरफ से करंट चलाया तो दूसरी तरफ से क्या होगा, वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन ये क्या है, सिंगल साइड, यानी कि एक तरफ से करंट जाएगा और उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब लेकिन एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेमीकंडक्टर से पहले क्या था, सेमीकंडक्टर से पहले हम क्या यूज़ करते थे। सेमीकंडक्टर से पहले हम यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब, लेकिन वो वैक्यूम डायोड, लेकिन वो क्या थी, ज़्यादा अच्छा उनका यूज़ नहीं था। वो क्या हो जाती थी, ज़्यादा हीट हो जाती थी। देख सकते हैं आप, ये टीवी में क्या हो जाती थी, ज़्यादा हीट हो जाती थी। अब सेमीकंडक्टर से आपको क्या, ये एलईडी बनने को देखने को मिलेंगे। अब ये भी बता दो कि सेमीकंडक्टर कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको ताइवान में सेमीकंडक्टर देखने को मिलेंगे, फिर चाइना में, और फिर आपको सैमसंग यानी कि नॉर्थ साउथ कोरिया में भी सेमीकंडक्टर देखने को मिलेंगे। अब शॉर्टेज अगर हो गई सेमीकंडक्टर की तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केट है वो क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। दूसरा क्या पड़ेगा, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल हिट देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे हमने कोविड-19 में क्या हुआ था, जो गाड़ी अगर कोई सर्विस पर जा रही है तो क्या हो रही है, 2-2 महीने बाद उनकी सर्विस होकर आ रही है, क्योंकि वो किसकी वजह से आ रही है, सेमीकंडक्टर बाहर से नहीं आ रहा था, क्योंकि ट्रेड वगैरह सब बंद हो गया था। तो इसकी वजह से क्या होगा, ऑटोमोबाइल की इकोनॉमी कम देखने को मिलेगी। तीसरा क्या है, इन्फ्लेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। क्योंकि क्या होगा, फिर वो यूक्रेन यानी कि जहाँ से आता है तो उसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसका प्राइस भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब हमारी सरकार क्या कर रही है इसके लिए, यानी कि स्टेप्स क्या उठा रही है हमारी सरकार सेमीकंडक्टर को यानी कि नियॉन को बचाने के लिए। तो इंडिया ने सबसे पहले क्या कर दिया है कि PLI स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, हम 76,000 करोड़ रुपए देंगे कि हम क्या करें, इंडिजीनियसली इसको क्या करें, अपने ही कंट्रीज़ में प्रोड्यूस कर सकें।
तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है तापी पर नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट। ये भी आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार एक क्या होता है प्री में और मेंस में रिवर से क्या होता है एक क्वेश्चन आता है। तो ये क्या है, इसका इशू क्या है, कुछ आदिवासियों ने क्या कर दिया है, तापी नर्मदा नदी पर जो इंटरलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसको लेकर उन्होंने कहा है कि इस परियोजना से क्या हो जाएंगे, हमारे घर उजड़ जाएंगे। अब इसको समझते हैं, घर उजड़ जाएंगे, तो उन्होंने क्या करा है, इसका प्रोटेस्ट करा है। ये इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। प्रोजेक्ट टू लिंक तापी पार नर्मदा ट्राइबल्स इन साउथ गुजरात प्रोटेस्ट रिवर लिंकिंग प्लान। न्यूज़ क्या है, सम ट्राइबल्स ने क्या करा है, प्रोटेस्ट करा है अगेंस्ट पार तापी नर्मदा रिवर के लिंकेज के नर्मदा रिवर के लिंकेज के प्रोजेक्ट के लिए 2022-23 का। हिस्ट्री क्या है इसकी, हिस्ट्री सेंक्शन हुआ था 2010 में। क्या हुए थे प्रोजेक्ट जो लाने हुए थे, यानी कि प्रोजेक्ट जो शुरू हुए थे नदियों के, वो क्या हुए थे 2010 में शुरू हुए थे, जिसके अंदर क्या हुई थी, ट्राइपेट एग्रीमेंट चला था यूनियन गवर्नमेंट का, गुजरात का और महाराष्ट्र का, कि क्या हम करेंगे, लिंक करेंगे बहुत सारी रिवर को एक साथ। यूनियन मिनिस्टर ने क्या करा है 2022 के बजट में 5 रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट लाई है यूनियन बजट, जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्टेट्स में ये लिंकिंग देखने को मिलेगी। जिसमें प्रोजेक्ट आता है सबसे पहले दमनगंगा पिंजाल को करेंगे, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन, दिमाग में आपके क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सबसे पहले क्या था, कौन सा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था। तो सबसे पहले क्या था, बेटवा केन। हमने इसको वो क्या हुआ बहुत बार पढ़ा है। इसको क्या करेंगे, एक कैनाल से क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे, जिससे क्या होगा, सरप्लस पानी जो है वो क्या होगा, जिसके अंदर कम है, डिफिसिट पानी है, तो उसके अंदर क्या होगा, पानी वो चला जाएगा। इससे फायदा देखने को मिलेगा। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यूपीएससी 2016 में भी एक पीवाई क्यों आया था रिसेंटली, क्या हुआ था, लिंकेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज अंडरटेकन, 2016 में आया था। तो इसका आंसर था गोदावरी और कृष्णा में क्या हो रहा था, लिंकेज देखने को मिल रहा था। ये देख सकते हैं आप, द हिंदू की कॉपी उस दिन की, जुलाई 27, 2016 की। प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी जो इशू है इसका, पार तापी नर्मदा रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट है, ट्रांसफर करेगा वाटर, सरप्लस वाटर को, जिसके अंदर डिफिसिट वाटर है उसके अंदर। 7 प्रपोज रिजर्वर वुड बी टेकन थ्रू ए 395 किलोमीटर लॉन्ग कैनल, ये बनेगी। 7 डैम्स इसके अंदर बनाई जाएंगी स्कीम के अंदर, जहरी, मोहन कावेचली, पैखेड़, केचवंदा, चिक्कार, दबकर एंड कैलविन, इसके अंदर क्या बनेंगे, डैम्स बनेंगे। अब इनकी लोकेशन देख लेते हैं, इन तीनों रिवर की लोकेशन क्या है। तो आपको मैप में गुजरात देखने को मिलेगा, इसके ऊपर आपको नर्मदा रिवर देखने को मिलेगी, उसके नीचे आपको तापी देखने को मिलेगी, उसके नीचे आपको थोड़ी सी और नीचे औरंगाबाद के, यानी कि औरंगा रिवर के पास आपको पार रिवर देखने को मिल जाएगी। अब इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट तो जैसे मैंने बताया कि सरप्लस वाटर क्या होगा, डिफिसिट रिवर में जो वाटर होगा उसके अंदर चला जाएगा। इसका बेनिफिट और क्या है, इरिगेशन बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नर्मदा क्या है, नर्मदा का कमांड आपको देखने को मिलेगा। नर्मदा कमांड क्या है, ये नर्मदा रिवर है, उसके ऊपर जो आपको एरिया दिख रहा है डार्क ऑरेंज सा, ये क्या है, नर्मदा कमांड है। द लिंक विल जनरेट हाइड्रो पावर प्लांट, यानी कि हाइड्रो पावर इससे क्या होगी, जनरेट होगी 93 MKWH की, थ्रो पावर हाउसेज इंस्टॉल एट एंड 4 डैम साइट पर जो बनेंगे। ऑल्सो प्रोवाइड फ्लोड रिलीफ, इससे क्या होगा, पीपल्स को फ्लोड रिलीफ इससे क्या होगा, प्रोवाइड किया जाएगा। अब नर्मदा के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रिवर क्या है, हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नर्मदा के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर आपको देखने को मिलेगी। पहले मैप में देख लेते हैं, नर्मदा रिवर ये आप देख सकते हैं, ये क्या होती है, अरेबियन सी में जाके गिर जाती है और कैमूर रेंज यानी कि विंध्या रेंज और सतपुरा रेंज के बीच में चलती है। पेनिनसुला रीजन की सबसे बड़ी नदी आपको देखने को मिलेगी। मेकाल रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश से क्या होती है, राइज होती है। लार्ज एरिया इसका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा और बिसाइड्स आपको महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलेगा। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं हिरान, ओरसंग्स, बर्मा एंड द कोलार आपको देखने को मिलेंगे। मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आपको नर्मदा पर देखने को मिलेंगे। अब जान लेते हैं तापी रिवर के बारे में। तापी एक अनोदर इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ओरिजिनेट होती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इन द सतपुरा रेंज। इट फ्लोज इन द रिफ्ट वैली में ही बहती है, पैरेलल टू नर्मदा के पैरेलल बहती है, बट इज़ मच शॉर्टर, यानी कि क्या है बहुत छोटी है लेंथ में। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ इन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको इसका बेसिन देखने को मिलेगा। पार रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। ये बहुत ही छोटी रिवर है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। इसकी सोर्स नियर है वडपड़ा विलेज इन नासिक महाराष्ट्र। ये फ्लो होती है किस चीज़ में, अरेबियन सी में जाके क्या होती है, गिर जाती है। ये बहुत सारे क्या हैं, इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफर लिंकिंग प्रोजेक्ट हैं जो हिमालयाज कंपोनेंट और पेनिनसुला कंपोनेंट में आते हैं। देख सकते हैं आप केन बेटवा और पार तापी नर्मदा भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम क्या होंगी, अब प्रॉब्लम क्या राइज होंगे इंटरलिंकिंग रिवर से। सबसे पहला तो इन्वायरमेंटल कॉस्ट, यानी कि इन्वायरमेंट जब हम किसी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट को उससे नुकसान होता है। द प्रोजेक्ट थ्रेटन्स टू एंड ऑब्स्ट्रक्ट द नेचुरल इकोलॉजी ऑफ इन रिवर्स।
इकोनॉमिक कॉस्ट यानी कि इसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट यानी कि बहुत सारे की लाइफ पे, यानी कि बहुत सारे जो हैं घर वो उजड़ेंगे। इसको लेकर ही क्या चल रहा है, इस पर इशू चल रहा है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है इम्पोर्टेंट डे। ये शॉर्ट न्यूज़ है। इम्पोर्टेंट डे है 15 मार्च को, क्या है 2022 में इम्पोर्टेंट डेट क्या है, डे क्या है, तो ये है कंज्यूमर राइट्स डे। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कंज्यूमर राइट डे 2022 में क्या हुआ था, 2022 में कमर्स्ड हुआ था ग्लोबली 15 मार्च 2022 में। इस ईयर की इसकी थीम क्या है, फेयर डिजिटल फाइनेंस। द डे इज सेलिब्रेटेड टू इंक्रीज कंज्यूमर नॉलेज के लिए बनाया जाता है ऑफ देयर राइट्स एंड डिमांड्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देम टू इन कम्बैट सोशल इश्यूज। कंज्यूमर राइट्स रेफर्स टू एन एवरीवन राइट्स टू नो एन वैल्यू, ये सब दी गई हैं कि कॉस्ट, क्वालिटी, डिफरेंट आइटम्स, कमोडिटीज़ और सर्विस सबको देने के लिए ये डे बनाया जाता है। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।